ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म से संबंधित। इससे पहले कि हम अपना पहला क्वेश्चन आज का करें, याद कर लेते हैं कि क्लेजन रीअरेंजमेंट में क्या होता था। आप देख सकते हैं ये क्लेजन रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल है। ये 3,3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कहा जाता है और इसमें एलाइल विनाइल ईथर, ये रहा एलाइल, ये विनाइल, एलाइल विनाइल ईथर का रीअरेंजमेंट होता है हीटिंग के द्वारा गर्म करने पर, जिससे कि 3,3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है और गामा डेल्टा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक उत्पाद के रूप में मिलता है। ये देखिए कार्बोनिल का ग्रुप है, समूह है, ये अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो गामा और डेल्टा पे अनसैचुरेशन है। इस तरह का कार्बोनिल यौगिक हमें उत्पाद के रूप में मिलता है। हम देख लेते हैं कि ये 3,3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट किस प्रकार से है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बॉन्ड था, ये बॉन्ड अब यहाँ पर जाके इस प्रोडक्ट में ये डिस्प्लेस हो गया है या पुनर्विन्यासित हो गया है, विन्यासित हो गया है, रीअरेंज हो गया है। तो हम इसको 1 1 2 2 और ये 3 एंड 3, तो यहाँ हम देख सकते हैं इस 1 1 पोजीशन से अब वो 3 3 पोजीशन इस जगह पर शिफ्ट हो गया है। ये एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मैकेनिज्म है और इसलिए इसको 3 3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि ये जो सिग्मा बॉन्ड है इस 1 1 पोजीशन से इस 3 3 पोजीशन पे यहाँ पर आ गया है इस रीअरेंजमेंट के द्वारा। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो भी क्लेजन रीअरेंजमेंट प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि एलाइल फिनाइल ईथर जो है वो भी इसी तरह से क्लेजन रीअरेंजमेंट प्रदर्शित करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। ये है एलाइल ग्रुप और ये जो डबल बॉन्ड है एरोमेटिक रिंग का, ये विनाइल ग्रुप की तरह कार्य कर रहा है, हीट कर रहे हैं और इसमें 3 3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो बॉन्ड ये ईथर बॉन्ड यहाँ पर था वो अब प्रोडक्ट में यहाँ पर आ गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बना है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, जिसका मतलब है कि ये जो मध्यवर्ती यौगिक है ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है वो देख लेते हैं। अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि आप देखें कि ये जो रिंग है ये एरोमेटिक रिंग नहीं है, जबकि ये एरोमेटिक था। तो एरोमेटिसिटी यहाँ से यहाँ आते हुए एरोमेटिसिटी ख़त्म हो जाती है और उस एरोमेटिसिटी के ख़त्म होने पर अनस्टेबिलिटी आ जाती है। एनर्जी जो है वो उतना स्टेबल ये प्रोडक्ट जो है वो नहीं होगा। यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो एरोमेटिकता को वापस पाने के लिए, स्टेबिलिटी को वापस पाने के लिए ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हुआ, कीटो इनॉल चलाव्यवता हुई और यहाँ जो एक हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के ऊपर और ये डबल बॉन्ड जो है इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, जिससे कि ये जो रिंग है 6 मेंबर्ड रिंग, यहाँ जो नॉट एरोमेटिक था या एरोमेटिक नहीं था वो यहाँ एरोमेटिक वापस हो जाता है, जिससे कि एनर्जी इसकी डाउन हो जाती है और स्टेबिलिटी इसकी हाई हो जाती है। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हैं और करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो ये हमें रिएक्शन दिया गया है और पूछा है कि इन चारों में से ABCD में से कौन सा इसका प्रोडक्ट होगा। जैसे ही हमने इस रिएक्टेंट को देखा, सबस्ट्रेट को देखा और देखा कि यहाँ हीट है और हम देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम है फिनाइल सिस्टम है और फिनाइल एलाइल ईथर है ये और हीटिंग है, तो उसका मतलब 3 3 सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन या फिर क्लेजन रीअरेंजमेंट इसमें होगा। तो इसको हम यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा हुआ है।
आप देख सकते हैं कि ये जो मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ पर है, और ये जो डबल बॉन्ड है इसको हमने यूं करके यहाँ पर लिखा हुआ है। और हीट करने पर इस तरह से, जो हमने इससे पहले वाले स्लाइड में क्लेजन रीअरेंजमेंट देखा था, वही क्लेजन रीअरेंजमेंट यहाँ हुआ है। ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये 1 1 पोजीशन से अब ये 3 3 पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पर ये मेथिल ग्रुप जैसा था वैसा ही यहाँ पर है, और जिससे कि हमें ये प्रोडक्ट लास्ट में मिलता है। अब इस प्रोडक्ट से मिलता जुलता इनमें से कौन है? देखिए, 2 प्रोडक्ट दिए हैं, ये कैंसिल, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट दिए हैं, ये कैंसिल। इन दोनों में से हम ढूंढें तो दिस इज़ द प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं कि ये जो मेथिल ग्रुप है वहाँ से ये बॉन्ड नहीं बनेगा, जबकि ये हमारा प्रोडक्ट होगा जो क्लेजन रीअरेंजमेंट का था। किस तरह से ये प्रोजेक्ट है, अगर आप इसको मैच करना चाहें तो ऑर्थो पोजीशन पे देखिए, ऑर्थो पोजीशन पे ये CH2, ये रहा CH2, देन CH डबल बॉन्ड CH, ये रहा CH डबल बॉन्ड CH, और फिर ये मेथिल ग्रुप, ये रहा मेथिल ग्रुप। तो उसका मतलब ये यही प्रोडक्ट है। तो हमारा ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर C, विच इज़ द करेक्ट आंसर। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट को। बेकमैन रीअरेंजमेंट करने से पहले देख लेते हैं कि क्या होता था इसमें। ये कार्बोनिल ग्रुप, और उसमें हाइड्रोक्सिल अमीन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ कार्बोनिल कार्बन में, और जिससे कि ऑक्साइन हमें प्राप्त होता है। तो ये इसकी क्रियाविधि है। क्रियाविधि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनमें जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो अक्सर पूछी नहीं जाती है। हमको ध्यान रहना चाहिए फिर भी, क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें मैकेनिज्म की हमें आवश्यकता नहीं है। वी नीड टू नो विच इज़ द प्रोडक्ट। तो हमें जानना है प्रोडक्ट कौन सा है। तो हमने देखा कि हाइड्रोक्सिलअमीन और कार्बोनिल जो फंक्शन है उन दोनों के बीच में रिएक्शन होने पर हमें इस तरह से ऑक्साइम जो है प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अब ये ऑक्साइम यहाँ पर अगर हमने इस तरह से एक साइक्लिक कीटोन का, अगर साइक्लोहेक्सेनोन का अगर ऑक्साइम है तो उसको हमने यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O था, और जिसका हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन होने पर ये ऑक्साइम हमें प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं कि इसका एसिड के प्रेजेंस में OH जो यहाँ पर था उसका प्रोटोनेशन हुआ है, और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो प्लस चार्ज आया है। वाटर यहाँ से निकलता है, लेकिन साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो कीटोन था, और ये जो एंजाइम है इसके ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एकदम एक जैसे है, और इसीलिए जहाँ पर OH है उसके ऑपोजिट साइड से आप देख सकते हैं ये जो कार्बन है वो नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से जो ये 6 सदस्यीय वलय है अब ये एक्सपैंड, या इसका साइज बड़ा हो गया है। ये 7 मेंबर्ड रिंग हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 7 सदस्यीय वलय ये बन गया है। और उसके बाद ये इसके रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं, और आप देख सकते हैं कि वाटर का यहाँ पर जो प्लस चार्ज क्रिएट हुआ है उस पर वाटर मॉलिक्यूल का फिर दोबारा यहाँ पर आक्रमण होता है, और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। ये रहा ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस प्लस चार्ज पर यहाँ पर बॉन्ड बनाया है। और यहाँ इससे एक प्रोटॉन के लॉस होने पर आप देख सकते हैं कि OH ग्रुप यहाँ पर बन जाता है, और अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन का लॉस दोबारा हुआ, NH3 आया, और उसने NH4 प्लस के रूप में जब यहाँ से ये निकल जाता है तो फिर C डबल बॉन्ड O बन जाता है। साथ ही आप एक चीज़ और नोट कर रहे हैं कि यहाँ जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है और यहाँ पर लिखा है प्लस H प्लस, तो एक प्रोटॉन जो है यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है। तो कुल मिलाकर हमको ये प्रोडक्ट बेकमैन रीअरेंजमेंट के द्वारा हमें प्राप्त होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 2 कार्बन एटम्स हैं, या इनमें से अगर ये सिमेट्रिक नहीं है, एक जैसे नहीं है, ये वाला
कंपाउंड साइक्लोहेक्सेनोन या कीटोन अगर एक जैसा नहीं है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किस तरफ OH जो ग्रुप है वो जुड़ा हुआ होगा। ये उस तरफ जुड़ा हुआ होगा जहाँ त्रिविम बाधा कम होगी। और दूसरी बात ये है कि वह कार्बन जो इसके ऑपोजिट में है वो यहाँ पर आक्रमण करेगा, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट के बारे में। और फिर देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस दिए हुए हैं, 3 रिएक्शंस हैं और इनमें पूछा है कि इनका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा। इंटरमीडिएट्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म्स नीड नॉट बी डिस्कस्ड। जो इनमें मध्यवर्ती बन रहे हैं और जो मैकेनिज्म है उनको डिस्कस करने के लिए की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहाँ कैसे प्रोडक्ट तक पहुँचते हैं इन तीनों में, उसके लिए हमें एक बार इस रिएक्शन को करना ज़रूरी है। एक एक करके हम एग्जांपल्स को लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, उसमें बेकमैन रीअरेंजमेंट का इस्तेमाल होगा। दूसरा है एक्टिव हाइड्रोजन एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड का। और तीसरा ये जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो 1 बाय 1 हम इसको लेते हैं और पहले करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में पूछा है, देखिए ये साइक्लोपेंटेनोन है और इसमें यहाँ पर मेथल ग्रुप जुड़ा हुआ है। NH2OH और HCl दिया हुआ है। NH2OH और C डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O है, उसका मतलब इसमें एक ऑक्सीजन बनेगा। अब ऑक्सीजन जो बन रहा है यहाँ CH3 है, तो CH3 जिस तरफ है उसी तरफ OH नहीं लगेगा, उसके दूसरी तरफ लगेगा, ऑपोजिट साइड में लगेगा। क्योंकि यहाँ अगर OH लगता तो इसके साथ त्रिविम बाधा होती। यहाँ पर त्रिविम बाधा नहीं है, यहाँ पर कोई बड़ा ग्रुप नहीं है, इसलिए OH यहाँ लगेगा। अब जब OH यहाँ लगेगा, हमने देखा था कि बेकमैन रीअरेंजमेंट में जिस साइड में OH है उसके ऑपोजिट साइड वाला जो कार्बन है वो शिफ्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कार्बन शिफ्ट हुआ, वो यहाँ पर प्रोटोनेशन बीच में हो रहा है, ये रहा, और वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है यहाँ, और नाइट्रोजन के ऊपर हुआ, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहा है और नाइट्रोजन के ऊपर कार्बन का बॉन्ड जो है इधर से बन रहा है, और ये जो बॉन्ड है वो टूटेगा। और यहाँ देख सकते हैं कि 5 मेंबर रिंग से रिंग एक्सपेंशन या रिंग वलय जो है वह बड़ा हो रहा है, उसका आकार बड़ा हो रहा है, और 6 मेंबर रिंग यहाँ पर बना है। और इस तरह से क्योंकि इस कार्बन से बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड टूटा है, इस कार्बन से बना है, तो उसका मतलब ये जो CH3 लगा हुआ है इस कार्बन पर, वो यहाँ पर यथावत जैसे का तैसा लगा हुआ होगा इस रिंग में। और प्लस चार्ज जो आएगा इस वाले कार्बन पर, प्लस चार्ज आएगा जो कि यहाँ पर है। अगर आप इसको और ध्यान से देखना चाहते हैं, क्लियरली समझना चाहते हैं, तो देखिए ये नाइट्रोजन, ये रहा, ये वाला कार्बन ये है CH2, CH2, CH2 और ये CH3 यहाँ पर। तो इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर तक पहुँचे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पर उसने बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन के ऊपर आया प्लस चार्ज, प्रोटॉन का लॉस हुआ यहाँ पर और प्रोटॉन इसने गेन किया, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है, जैसा कि हमने बेकमैन रीअरेंजमेंट में इससे पहले वाली स्लाइड में देखा था। तो जो पार्ट ए है उसका जो आंसर है वो ये स्ट्रक्चर है इसका आंसर। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए, इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करें, याद कर लेते हैं कुछ एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। देखिए ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, जिसकी वजह से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है और साथ वाले कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचना लगता है, और ये जो कार्बन है अपने CH बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, जिससे ये CH बंध जो है वो वीक बॉन्ड हो जाता है। और इस
H को H+ के रूप में निकाल लेना, निष्कासित कर लेना या किसी बेस के द्वारा इसको खींच लेना आसान हो जाता है। इसीलिए इसको इस तरह के जो मिथिलीन ग्रुप है यानी CH2 ग्रुप है उसको एक्टिव मिथिलीन या सक्रिय मिथिलीन यौगिक कहा जाता है और इस मिथिलीन के हाइड्रोजन को सक्रिय हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन के नाम से पुकारा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ बेस सोडियम मेथॉक्साइड को हमने यहाँ पर क्षार के रूप में यूज़ किया, जिससे कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से मूवमेंट की वजह से इनोलेट आयन उत्पाद के रूप में मिलता है। इनोलेट जो आयन है देखिए इसमें O के ऊपर माइनस है, यहाँ कार्बन के ऊपर माइनस है, ये तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इनोलेट आयन जब बनता है उसका हैलोजन से रिएक्शन करें तो इस तरह से हैलोजनेशन होगा, इसका एल्किलेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं तो यहाँ एल्किल ग्रुप जुड़ा है, हैलोजनेशन से यहाँ हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसी तरह से एल्डोल रिएक्शन भी होता है, एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन होता है कि क्लेजन में आप देखें एस्टर के साथ रिएक्शन होता है इनोलेट आयन का और एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होता है इनोलेट आयन का एल्डोल। इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये एल्डिहाइड का जो R+C डबल बॉन्ड O है वो उससे OH बना है और यहाँ C डबल बॉन्ड O जो है वो यहाँ पर रहा है। तो ये जो C डबल बॉन्ड O और OH की वजह से इसको एल्डोल कहते हैं। और अगर इस तरह से ये प्रोडक्ट बने कि एक यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का निष्कासन हो जाए तो फिर यहाँ पर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इस तरह से संयुग्मित बंध बने C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O ये कॉन्जुगेटेड हैं क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। ऐसे सिस्टम अगर बन सकता है तो इसमें डिहाइड्रेशन भी एल्डोल में आसानी से हो जाता है। तो इन बातों को ध्यान में हम रखते हैं और देखिए एल्डोल कंडेंसेशन को एक बार फिर देख लेते हैं अच्छी तरह से। ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है और आप देख सकते हैं कि ये कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ जो हाइड्रोजन है उसका लॉस हुआ है तो यहाँ ये O- और उसका इनोलेट आयन बना है और वो दूसरा जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल या कार्बन है उसके ऊपर इसका आक्रमण होता है और आप देख सकते हैं कि ये नया CC बॉन्ड ये रहा यहाँ पर बना क्योंकि यही जो हाइड्रोजन है जिसको यहाँ अलग से दिखाया गया है वही एसिडिक हाइड्रोजन है जिसको जो बेस है वो निकाल के ले गया था, जिसकी वजह से यहाँ एक माइनस चार्ज उत्पन्न हुआ था, इनोलेट आयन बना है उसके रेजोनेंस के द्वारा और यहाँ ये जो माइनस चार्ज है उसने इस कार्बन के ऊपर इस इलेक्ट्रॉन से एक नया बॉन्ड बनता है ये रहा। और उसके बाद जो है यहाँ जो O- यहाँ क्रिएट हुआ है सेकेंड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल फंक्शन क्रियात्मक समूह के द्वारा, उससे वह ये जो माइनस है यहाँ ETOH से जो कि हाइड्रोजन यहाँ लेकर गया था मिथॉक्साइड, ETOH नहीं है MEO माइनस है ये। तो ये जो मिथॉक्साइड आयन यहाँ जो हाइड्रोजन लेकर गया था वही हाइड्रोजन ये वापस यहाँ पर इस ऑक्सीजन में आके जुड़ रहा है और ये OH ग्रुप बन रहा है और यहाँ C डबल बॉन्ड O है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन अगर है तो फिर ये एल्डोल है। वैसे भी हाइड्रोजन नहीं भी हो तो भी इसको एल्डोल ही कहा जाता है एक जनरल नाम के अकॉर्डिंग। तो बेस कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन होता है एल्डोल का। आप देखें एल्डोल को ये यहाँ लिखा हुआ है, वही बेस जो पहले हमने यहाँ यूज़ किया था वही बेस यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस हाइड्रोजन का जो OH ग्रुप है, ये देखिए OH ग्रुप है, उसके साथ वाला जो कार्बन है उसमें एक हाइड्रोजन था। उस हाइड्रोजन को अगर वो हाइड्रोजन है तो ये रहा हाइड्रोजन, उसको दिखाया गया है अलग से। ये हाइड्रोजन है वो उसका लॉस होता है, इसको ये बेस जो यहाँ पर मिथॉक्साइड आयन है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और साथ ही OH भी इसमें से OH- के रूप में निकल आता है, जिससे कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट होता है जो कि आप देख सकते हैं, जिससे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। और ये इसलिए इसमें आसानी से
वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन इसमें हो रहा है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड आपस में संयुग्मित होते हैं और जो कि एक स्टेबल कंपाउंड या स्टेबल सिस्टम तैयार करते हैं। इसीलिए यहाँ पर वाटर लॉस जो है वो आसान होता है या डबल बॉन्ड का बनना आसान होता है, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट, जो क्वेश्चन का था पार्ट बी। इसमें ये हमको एल्डिहाइडिक थैलाल्डिहाइड है, ये थैलिक एसिड आप जानते हैं, और ये एसिड की जगह CHO थैलाल्डिहाइड इसमें दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये CH2 और CH2 ग्रुप्स हैं जो कि C डबल बॉन्ड O के आसपास हैं। C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, और यहाँ पर इन दोनों को वो हाइड्रोजन्स जो है यहाँ पर मिथिलिन ग्रुप के, उनको एक्टिव हाइड्रोजन के रूप में परिवर्तित कर देता है। सोडियम एथॉक्साइड बेस के रूप में यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आप माइनस चार्ज आ जाएंगे, क्योंकि ये जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं इसके वो निकल जाएंगे, बेस के द्वारा निकाल लिए जाएंगे। यहाँ माइनस चार्ज क्रिएट हुआ है, और ये एल्डिहाइडिक फंक्शन है। इन एल्डिहाइडिक जो कार्बन है उनके साथ ये बॉन्ड बनाता है। आप ये देखें कि ये जो हिस्सा है वो ये है, तो ये कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के बीच में ये बॉन्ड, नए दो बॉन्ड बने हैं। उन दोनों बॉन्ड को मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये दो नए बॉन्ड बने हैं, और ये जो कीटोन अपना था वो ये रहा। तो इस तरह से ये दो नए बॉन्ड बने, जैसा कि हमने इससे पहले देखा है कि ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस पे और इन कार्बन पर होता है इसके द्वारा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ OH ग्रुप का हाइड्रोक्सिलेशन ये OH ग्रुप में परिवर्तित हो गया O-, और फिर बेस के द्वारा यहाँ पर दो वाटर मॉलिक्यूल्स निकले हैं। कौन से वाटर मॉलिक्यूल्स निकले हैं, जिनको थोड़ा रेड से दिखाया गया है ये हाइड्रोजन को, और जिससे कि हमें अनसैचुरेटेड सिस्टम इस तरह से प्राप्त हुआ, जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम्स हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं और स्टेबल हैं। तो ये जो सेकंड जो बी पार्ट है उसमें प्रोडक्ट होगा ये, और ये एल्डोल कंडेंसेशन के द्वारा ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। तो दिस इज़ द आंसर, ये आंसर है सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट को लेते हैं। थर्ड पार्ट जो है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। दो बेंजीन रिंग इसके अंदर है, और ध्यान से अगर आप देखें तो इसी मॉलिक्यूल को इस जगह पर लिखा हुआ है। ध्यान से अगर आप देखें तो ये Me यानी मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यानी इस जो बेंजीन रिंग की ओर इलेक्ट्रॉन धकेलता है, इसको इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है। और यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी रेजोनेंस के द्वारा इस बेंजीन रिंग की ओर इलेक्ट्रॉन्स को धकेलता है, यानी ये बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन धनी है। जो उस दूसरी साइड में हम देखें तो ये जो C6H5 यानी बेंजीन रिंग जो यहाँ पर है वो संयुग्मित है C डबल बॉन्ड O के, और ये C डबल बॉन्ड O की खासियत यह है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और डबल बॉन्ड से कार्बन के साथ बंधा हुआ है, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचा, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ने अपनी ओर खींचे। इस तरह से अनुनाद के द्वारा या मेसमरिज्म के द्वारा जो इस रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस समूह के द्वारा अपनी ओर खींच लिए जाते हैं या अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ विच, जिसकी वजह से इस जो रिंग है उसमें डेल्टा प्लस चार्ज, या आप कह सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे प्लस चार्ज क्रिएट होता है। और यहाँ पर जो रिंग है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह दो जुड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये इस रिंग में एक नेगेटिव चार्ज डेल्टा माइनस चार्ज जो है इस रिंग में रहता है। तो इन बातों को हम ध्यान में रखते हैं, और साथ ही आप देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों के इलेक्ट्रॉन डोनेशन, इलेक्ट्रॉन दाता जो क्षमता है उसकी तुलना करें, तो
तो हम ये पाएंगे कि ये रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन देता है और ये इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा या हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स देता है। ये लोन पेयर दे रहा है जबकि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है, तो उसका मतलब ये है इसकी जो प्रबलता है वो ज़्यादा है। और ये इसी वजह से जो इसके लिए इस ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से यहाँ पर डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस और इस जगह पे डेल्टा माइनस चार्ज क्रिएट होता है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वह HNO3H2SO4 यानी नाइट्रेशन की बात हम कर रहे हैं, तो नाइट्रेशन जो होगी वो ऑर्थो पोजीशन पर होगी। अब आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद सेकेंड और थर्ड इसलिए नहीं होती है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो वैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और डीएक्टिवेट करती है, और एक बार नाइट्रेशन होने के बाद सेकेंड टाइम नाइट्रेशन थोड़ा मुश्किल होता है। इजीली जो होगा सिंगल नाइट्रेशन होगा। फिर इन्होंने दिया हुआ है वाटर और हीट यानी हाइड्रोलिसिस है। आप अगर इसको देखें तो ये एस्टर ग्रुपिंग है, एस्टर ग्रुपिंग का हाइड्रोलिसिस होता है और COOH और OH। तो इसको आप सिंपल अगर लिखें, मैकेनिज्म ना लिखें, तो वाटर का मॉलिक्यूल यूँ है और इसको यूँ बांटे तो COOH और O के साथ H। तो इस तरह से आप इसको लिखकर और ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, बॉन्ड को यहाँ से तोड़ सकते हैं। तो ये दो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस रिएक्शन का उत्तर होंगे। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे जो है वो है हाउ मे द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस बी अफेक्टेड, इंडिकेट द रिएजेंट्स एंड रिएक्शन कंडीशंस क्लियरली इन ईच स्टेप। इन्होंने पूछा है कि ये रिएक्शंस तीनों दिए हुए हैं, बताइए किस तरह से ये रिएक्शंस होंगे और आप बताइए रिएजेंट्स का यूज़ होंगे हर एक स्टेप में। तो पहला एक एक पार्ट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है उसमें ये पूछा है कि नॉट इन्वॉल्विंग एनी फंक्शन ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ COOH ग्रुप इन द स्टार्टिंग मटेरियल। इन्होंने पूछा है कि हमको COOH जो इस सबस्ट्रेट में दिया हुआ है बेंजोइक एसिड से हमको इस तरह से ट्राइब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाना है, लेकिन इस रिएक्शन में COOH को हमें नहीं चेंज करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, इसमें कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा है डायथिल मेलोनेट, ये डायथिल मेलोनेट है और इससे हमने सक्सिनिक एसिड बनाना है। और ये कहा गया है कि डायथिल मेलोनेट के अलावा कोई और मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि कार्बन का स्रोत हो इस वाले रिएक्शन में। तो ये दो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, लेट अस डू वन बाय वन। इससे पहले कि हम पहला वाला क्वेश्चन करें और इन क्वेश्चंस को करें, याद कर लेते हैं कि सक्रियनकारी यानी एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग विसक्रियनकारी समूह कौन कौन से होते हैं। जो सक्रियनकारी समूह होते हैं किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, किस में, एरोमेटिक रिंग में। तो एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सक्रियनकारी ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप या EDG जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो होते हैं। और डीएक्टिवेटिंग विसक्रियनकारी जो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी EWG ग्रुप्स या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप उनको कहा जाता है। याद कर लेते हैं कि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से हैं। देखिए ऑक्सीजन जो है वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, OR OH ये सारे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग यानी उनसे कम एक्टिवेटिंग वो है कि लोन पेयर तो है लेकिन साथ में एक डबल बॉन्ड भी है। और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है उनमें लोन पेयर है। और वीकली एक्टिवेटिंग जो है एल्किल ग्रुप, बेंजिल ग्रुप ये सारे हैं, ये डबल बॉन्ड वाले ग्रुप हैं। किनसे हमने तुलना की है, हाइड्रोजन हमारा रेफरेंस या संदर्भ है। हाइड्रोजन की तुलना में ये ज़्यादा एक्टिवेटिंग, ये बीच के एक्टिवेटिंग यानी उनसे कम, और ये उनसे भी
कम एक्टिवेटिंग या सक्रियणकारी समूह हैं। उसी तरह से जो वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होते हैं, इसलिए खींच लेते हैं। डबल बॉन्ड वाले जो ग्रुप्स हैं वो मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग होते हैं या विसक्रियणकारी होते हैं। और स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स वो हैं जो कि आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड उनमें 2 हैं या फिर उनके ऊपर प्लस चार्ज है। ऐसे वाले जो ग्रुप होते हैं वो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। देख लेते हैं कि COOH जो एसिडिक ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एल्किल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। साथ ही हम ये भी देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ऑर्थो पैरा दिष्टकारी प्रभाव उनका होता है कौन से रिएक्शन में? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स ने ही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में। और जो डीएक्टिवेटिंग भी सक्रियणकारी ग्रुप हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो जैसे कि COOH ग्रुप, जैसे कि एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटो ग्रुप। तो इन बातों को हम ध्यान में रखते हैं। साथ ही एक बात जो है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो जैम और नेट दोनों के लिए यूज़ होती है। सब्स्टिट्यूशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो यानी यदि पहले से ही 2 प्रतिस्थापित बेंजीन रिंग में है तो तीसरा अगर आए तो क्या होगा? इफ बोथ substituents are activators, the position of the entering group is primarily governed by the directive influence of the stronger एक्टिवेटर। यहाँ देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो तीसरा आएगा कहाँ? ये दोनों आपस में जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे हैं। तो इसका ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग है। इसका ऑर्थो यहाँ होगा और पैरा यहाँ होगा, जबकि इसका ऑर्थो यहाँ होगा और पैरा यहाँ होगा। और जो एक का पैरा है दूसरे के लिए वो मेटा है, इसका जो पैरा है इसके लिए मेटा है। तो कौन सी जगह पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा? वो तब हम जो हमने अभी देखा था कि क्रम जो था डीएक्टिवेटिंग या एक्टिवेटिंग समूहों का, उसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटर, इसमें ये स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटर है तो ये तय करेगा, ये स्ट्रॉन्ग है, ये तय करेगा कि आने वाला जो तीसरा समूह है वो कहाँ पर आएगा, यानी या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, इसके अनुसार नहीं होगा। ये स्ट्रॉन्ग है, इसके अनुसार होगा। उसी तरह से आप इन दोनों समूहों को देख रहे हैं, ये आपस में मेटा पोजीशन पे हैं, ये और ये मेटा पोजीशन पे है। आने वाला समूह इसके द्वारा तय होगा, यानी ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इन 3 पोजीशंस पे आक्रमण करेगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि अगर ये दोनों ग्रुप्स जो हैं मेटा एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे हों तो आने वाला समूह कहाँ आएगा ये तय करेगा। इसलिए ऑर्थो ऑर्थो पे आ सकता है, पैरा पे ऑलरेडी कब्जा है CH3 ग्रुप का, तो यहाँ पैरा पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर दोनों ही एक ही प्रकार के एक्टिवेटर हैं, सक्रियणकारी समूह हैं, तो आने वाला जो समूह होगा इलेक्ट्रॉन्स ने ही वो जो स्ट्रॉन्ग है इन दोनों में से उसके द्वारा तय किया जाएगा। इफ वन सब्स्टिट्यूएंट इज एक्टिवेटर एंड द अदर इज डीएक्टिवेटर, द पोजीशन ऑफ द एंटरिंग ग्रुप विल बी डायरेक्टेड मेनली बाय द एक्टिवेटर, मेनली बाय द एक्टिवेटर। देखिए अपने पास ये बेंजीन रिंग है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, 2 प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन दाता है और ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यानी ये जो CH3 है ये एक्टिवेटर है और ये NO2 डीएक्टिवेटर है। तो कौन तय करेगा कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ आएगा? वो जो एक्टिवेटर है वह तय करेगा। उसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों आपस में ऑर्थो पोजीशन पे है, ये तय करेगा क्योंकि ये एक्टिवेटर है, सक्रियणकारी है और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये इसका ऑर्थो और ये इसका पैरा, इन दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके आक्रमण करेगा। अगर ये दोनों आपस में मेटा पे हैं, ऐसे में
इसका जो प्रभाव होगा ऑर्थो ऑर्थो और पैरा इन जगह पे इलेक्ट्रॉन्स ने ही आके जुड़ेगा। उसी तरह से अगर ये दोनों आपस में पैरा पोजीशन पे है तो ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन, क्योंकि ये तय करेगा तो इसके ऑर्थो पोजीशन पर, और पैरा क्योंकि उसमें NO2 ग्रुप है तो पैरा पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने पेज लिया है ये अ टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय बेहल एंड बेहल से ये पेपर हमने लिया है। तो ये हमारा सोर्स है इस इंफॉर्मेशन का, इस वाले स्लाइड के लिए। याद कर लेते हैं कि एरीन डायजोनियम कैटाइन आर रिड्यूस्ड बाय हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इथेनॉल और सोडियम स्टेनाइट। तो ये देखिए आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, और इसमें इसको ये जो C6H5N2Cl है, ये N2Cl को हटाकर उसकी जगह अगर H लगाते हैं, यानी इस एरोमेटिक रिंग में से हर सब्स्टिट्यूशन को हटा लेते हैं, प्रतिस्थापन को हटाकर हाइड्रोजन लगाएं, तो इस वाले केस में वो बेंजीन बनता है। तो वो किससे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड से, वो कर सकते हैं इथेनॉल से, वो कर सकते हैं हम सोडियम स्टेनाइट से। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डायजोनियम जो कैटायन है उसका ये जो खास रिएक्शन है, इसको भी हम याद करके अपने ध्यान में रखते हैं। करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है कि ये हमें बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, इससे हमें ट्राइब्रोमो बेंजोइक एसिड प्राप्त करना है। COOH को कोई किसी प्रकार से कोई चेंज इसको नहीं करना है, इसको एज सच जैसे का तैसा अपने को COOH ग्रुप को रखना है। कैसे कर सकते हैं हम यहाँ से यहाँ तक? समस्या कहाँ है? COOH जो ग्रुप है वो है मेटा डायरेक्टिंग, और ये है विसक्रियनकारी या डीएक्टिवेटिंग, और यहाँ जो हैलोजन्स लगे हुए हैं वो ऑर्थो और पैरा में लगे हुए हैं। तो COOH ग्रुप को हमें छेड़ना नहीं है, उसको कुछ ट्रांसफॉर्म, इसका रिडक्शन नहीं करना है। तो इसके मेटा डायरेक्टिंग होते हुए भी हम ऑर्थो और पैरा पर ब्रोमो ग्रुप कैसे लगा सकते हैं? ये तभी संभव है कि हम जब ये जो COOH को एज सच रखते हुए इसमें कोई और ग्रुप ऐसा लगा दें कि आने वाला जो समूह है वो ऑर्थो और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आए। तो किस तरह से कर सकते हैं हम कर सकते हैं नाइट्रेशन के द्वारा। नाइट्रेशन करेंगे, ये मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पोजीशन पे यहाँ आप देख सकते हैं नाइट्रो ग्रुप आ गया है। नाइट्रो ग्रुप भी डीएक्टिवेटिंग या विसक्रियनकारी है, और ये नाइट्रो ग्रुप भी मेटा डायरेक्टिंग है। तो इसको हम रिडक्शन करते हैं और रिडक्शन करके NH2 में बदलते हैं। तो ये दोनों देखें, ये मेटा पोजीशन पे आपस में आ गए हैं, और ये जो NH2 है अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और ये एक्टिवेटिंग या सक्रियनकारी समूह भी है। इस हालत में इसका ब्रोमिनेशन करते हैं तो जो ब्रोमिनेशन में ये है डीएक्टिवेटिंग और NH2 है एक्टिवेटिंग। किसकी चलेगी? जो एक्टिवेटिंग है या सक्रियनकारी है उसकी चलेगी, विसक्रियनकारी की नहीं चलेगी। तो दिष्टकारी प्रभाव या डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस NH2 ग्रुप का होगा। तो NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा है तो इसके ऑर्थो में ये पोजीशन, ऑर्थो में ये पोजीशन, और इसके पैरा में ये पोजीशन। तो इन तीन जगह पे ब्रोमो ग्रुप आके ये देखिए अब जुड़ गया। अब हमें इससे और इसमें एकदम काफ़ी समानता है। ये जो प्रोडक्ट हमसे मांगा गया है और ये जो अभी हमने प्रोडक्ट यहाँ प्राप्त किया है, इनमें काफ़ी समानता है, सिवाय इसके कि ये NH2 ग्रुप है। देखिए NH2 ग्रुप एक ऐसा समूह है जिसका हम यूज़ कर लेते हैं, यूज़ करने के बाद इसको निकाल देते हैं।
आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इसको डाइजेशन करते हैं और डाइज़ोनियम सॉल्ट में हम इसको बदलते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं इसका रिडक्शन के द्वारा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोडियम स्टेनाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके द्वारा आप जो बेंजीन रिंग है जहाँ पर ये ग्रुप लगा हुआ था उसकी जगह हाइड्रोजन यानी H आ जाएगा, यानी ये प्रतिस्थापित पूरी तरह से हट जाएगा। इस तरह से आप इस प्रोडक्ट को पा सकते हैं। यही जो तरीका है कि इच्छित जो समूह है वो इच्छित स्थान पे, पोजीशन पे, जैसे कि यहाँ पर ये ब्रोमो ग्रुप्स इस तरह से जुड़े, इसके लिए हम NH2 का इस्तेमाल करते हैं और NH2 को NO2 से पाया जाता है। NO2 का रिडक्शन करके NH2 में और अल्टीमेटली डाइजेशन के द्वारा इसको हटा दिया जाता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि नेट JRF और जैम के एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। साथ ही MSc के लिए भी, MSc के डिस्कनेक्शन अप्रोच वाले पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये था तरीका जिस तरह से हमने इसको पाया। इस क्वेश्चन का आंसर इस ग्रीन बॉक्स में आपको ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है यूजिंग डाइथाइल मैलोनेट एज द ओनली सोर्स ऑफ कार्बन। तो ये डाइथाइल मैलोनेट है, उससे हमें सक्सेनिक एसिड प्राप्त करना है। और आपको यूँ लग सकता है कि एक और तरीका है करने का, वो यहाँ पर दिखा है। डाइथाइल मैलोनेट है और सोडियम मेथॉक्साइड बेस लिया है और ये जो हाइड्रोजन है उनको हटाया, यहाँ पर C- में इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक हमने हेलो कंपाउंड का इस्तेमाल किया और उससे हमने इसको ये जो कार्बन, ये जो Cl है और ये Na है और ये Cl, ये दोनों आपस में निकल जाते हैं। ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनता है और ये भी CH2COO, ये जो ग्रुप है, ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर ये जुड़ गया है। इस वाले कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन है, तो इसके साथ बॉन्ड बनता है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। वो बॉन्ड यहाँ पर है। ये जो मैलोनेट का हिस्सा था वो यहाँ है और जो ये वाला जो मॉलिक्यूल का हिस्सा है वो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि ये एक कार्बन का स्रोत है। तो यहाँ नए कार्बन यहाँ दूसरे मॉलिक्यूल से मिले हैं जो कि डाइथाइल मैलोनेट नहीं है। तो इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं और तो हमको ये एसिड प्राप्त होता है, पॉली एसिड, और उसको डीकार्बोक्सिलेशन करने से भी हमें सक्सेनिक एसिड मिलता है। यहाँ से एक CO2 निकल जाएगा और सक्सेनिक एसिड प्राप्त होगा। लेकिन डाइथाइल मैलोनेट से ये रास्ता इन्होंने नहीं पूछा है, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर एक हमने दूसरा कार्बन का सोर्स हमने यूज़ किया है। तो कैसे कर सकते हैं इस रिएक्शन को, आइए देखते हैं। इसमें हम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइथाइल मैलोनेट को हम लेंगे। सोडियम मेथॉक्साइड बेस का हमने, या कोई भी ऑर्गेनिक बेस इस तरह से हमने यूज़ किया और तो दो मॉलिक्यूल जो हैं इस तरह के बनते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये दो जो इनोलेट आयंस बने, सोडियम सॉल्ट है ये, और उसका जब हम हैलोजन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये Na, दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के साथ एक सोडियम है, सोडियम सॉल्ट है ये, एक मॉलिक्यूल का एक एक्स के साथ, तो दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों के एक्स के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ दो NaX मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे और आपस में ये एक मॉलिक्यूल और एक और मॉलिक्यूल आपस में कार्बन कार्बन बॉन्ड से इस तरह से जुड़ जाएंगे। ये देखिए, ये एक मॉलिक्यूल था और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ये दो मॉलिक्यूल्स, एक यहाँ, ये दूसरे को हमने यहाँ लिखा, दोनों के साथ सोडियम था, वो आपस में जुड़ गए क्योंकि सोडियम सोडियम हाइड्रोजन के साथ निकल गए। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड तैयार हुआ और इसका हमने यहाँ पर हाइड्रोलिसिस किया। H3O लिखना मैं भूल गई थी, तो हाइड्रोलिसिस किया तो CO जो एस्टर है वो एसिड में, यहाँ पॉली एसिड में ये कन्वर्ट हो गया। 4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। इसको हीट कीजिए क्योंकि COOH जो हैं दो एक कार्बन से जुड़े हुए हैं तो अनस्टेबल होता है और इजीली इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हमने निकल जाएगा इसमें से और सक्सेनिक एसिड मिल जाएगा। तो यहाँ देखें, हमने यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में
कार्बन का कोई और सोर्स, कोई कार्बन का दूसरा मॉलिक्यूल इसमें यूज़ नहीं किया है, इसमें सिर्फ डाइथाइल मैलोनेट का ही इस्तेमाल हुआ है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ पार्ट बी। पार्ट सी का करते हैं हम अब हल। ये हमने बेंजीन से पूछा है पैरामिनोफिनॉल किस तरह से बना सकते हैं। तो इसका बेंजीन का सबसे पहले हमने नाइट्रेशन किया और नाइट्रेशन करके नाइट्रो ग्रुप आ गया, इसका रिडक्शन किया और NH2 में कन्वर्ट हो गया। डायजोटाइजेशन किया जिससे डाइजोनियम सॉल्ट बना, और डाइजोनियम सॉल्ट को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं और ये फिनॉल यहाँ पर बन गया है, N2 की जगह यहाँ OH आ गया है। ये रिएक्शन जो है बहुत आसानी से लैब में हो सकता है, इसलिए इसको यहाँ पर दिखाया गया है और इजी रिएक्शन है ये डायजोटाइजेशन और उसके बाद उससे फिनॉल प्राप्त करना। ये एक आसान रिएक्शन है। तो इसलिए इससे हम फिनॉल तक पहुँचे और फिर फिनॉल से हम पैरामिनोफिनॉल में आसानी से पहुंच सकते हैं। ये देखिए फिनॉल का जो OH ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग है और इस वजह से इसका नाइट्रेशन बहुत आसानी से डाइल्यूट H2SO4 NO3 के द्वारा ही आराम से हो सकता है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि OH ग्रुप जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो और पैरा हमें फिनॉल फिनॉल हमको मिलेंगे और इनका हम क्रिस्टल फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, पृथक्कृत किया और पैरा नाइट्रोफिनॉल का फिर रिडक्शन किया NaBH4 से, तो हमें पैरा एमिनोफिनॉल उत्पाद के रूप में आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है जो कि काफ़ी इजी है, रिएक्शन मैकेनिज्म इसके अंदर हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो ये इसका आंसर था। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।